हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि फिर एक बार AEW की तरफ से काफी जबरदस्त डायनामाइट शो था। और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली ब्रायन डेनियल्सन ने की, जिन्होंने यहाँ पर कमेंटेबल ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर ही कॉन्टेंडर क्लासिक टूर्नामेंट के गोल्ड ब्रैकेट का मैच देखने को मिला, जहाँ पर जॉन मॉक्सली जे लीथल को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज शो के ओपनिंग के अंदर जे लीथल और जॉन मॉक्सली इन दोनों के बीच में ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच की शुरुआत में जॉन मॉक्सली जे लीथल पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। पर एक टाइम के लिए एक्सीडेंटली मॉक्सली अपने घुटनों पर काफी बुरी तरीके से टकराए और एज ए रिजल्ट जॉन मॉक्सली को आगे मैच के अंदर कंटिन्यू करने के लिए उनके नीज के अंदर काफी प्रॉब्लम हो रही थी, जिस चीज का फायदा उठाकर जे लीथल ने पूरे के पूरे मैच के अंदर जॉन मॉक्सली के पैरों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे में इस मैच के अंदर डोमिनेट करते हुए जब आखिरकार जे लीथल जॉन मॉक्सली पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, तब जॉन मॉक्सली ने ऐसा दिखाया कि उनके घुटनों के अंदर काफी प्रॉब्लम है और वो खड़े नहीं हो पा रहे, जो देखकर जब जे लीथल बिल्कुल स्टिल खड़े थे, तब जे लीथल को सरप्राइज करते हुए जॉन मॉक्सली ने आउट ऑफ नोवेयर जे लीथल पर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया और जे लीथल पर अपना सबमिशन यानी कि बुलडॉग चोक लगाकर यहाँ पर सबमिशन के सहारे जॉन मॉक्सली ने यह मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो जॉन मॉक्सली ने काफी चालाकी से जीत लिया है, तो अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे मॉक्सली के साथ क्या होता है, क्योंकि मॉक्सली ने फिर एक बार 3 पॉइंट्स ग्रैब कर लिए थे। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो कर सकते हैं, जिस वेबसाइट पर आपको AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पता चलते हैं, और वो भी एकदम टाइम टू टाइम। जिसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं और वो भी CM Punk की लेटेस्ट मर्चेंडाइज, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे शॉप AEW या फिर शॉप WWE सुपरस्टार्स की लिंक के ऊपर क्लिक कर वहां जाकर इंडिया के अंदर AEW या फिर WWE किन भी सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। जो आप कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है, जो वीडियो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। और वो वीडियो काफी पुरानी है, इसीलिए अगर आपको इस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। और यही कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से लास्ट वीक का कोलिजन शो खत्म होने के बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए एडी किंगस्टन कह रहे थे कि एडी किंगस्टन को लग रहा था कि उनके लिए टूर्नामेंट काफी आसान होगा, पर वो अपना पहला ही मैच हार गए हैं और अब आगे उनका मैच ब्रायन डेनियल्सन के खिलाफ होने वाला है। इसलिए एडी को नहीं पता कि उस मैच का रिजल्ट क्या आएगा, पर एडी उस मैच के अंदर जी जान लगाकर मेहनत करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कही, जिसके बाद हमने देखा कि कॉमेडी टीम पर बैठे हुए ब्रायन डेनियल्सन ने भी कहा कि माना कि एडी किंगस्टन पहला मैच हार गए हैं, लेकिन ब्रायन का पहला मैच एडी किंगस्टन के खिलाफ है और ब्रायन अपना पहला मैच कभी नहीं हारने वाले। जो बात यहाँ पर ब्रायन ने कही, तो जब ब्रायन और एडी किंगस्टन एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि इस मैच का रिजल्ट क्या आता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी बैकस्टेज से अनाउंस करते हुए दिखाई दिए कि माना कि इस साल का रेवोल्यूशन पेपरव्यू स्टिंग का AEW के अंदर आखिरी पेपरव्यू होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही रेवोल्यूशन पेपरव्यू को एक काफी शानदार पेपरव्यू बनाने के लिए AEW रेवोल्यूशन पेपरव्यू स्टिंग के लिए काफी आइकॉनिक अरीना यानी कि कैपिटल कोलिजियम के अंदर करने वाली है, जहां पर स्टिंग ने 1988 में अपनी फर्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती थी, और वो भी रिक फ्लेयर के खिलाफ। जो अनाउंसमेंट यहाँ पर टोनी शिवानी ने की और यहाँ पर स्टिंग और रिक फ्लेयर को बुला लिया, और यहाँ पर आकर बात करते हुए स्टिंग ने कहा कि स्टिंग को अभी विश्वास नहीं होता कि स्टिंग अभी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं, और फाइनली स्टिंग को उस एरेना के अंदर रेसल करने का मौका मिलने वाला है जिस एरेना के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम रिक फ्लेयर के खिलाफ मैच दिया था, और भी 45 मिनट्स कमर्शियल फ्री। और आज रिक फ्लेयर उनके साथ है, इसीलिए स्टिंग इन सब चीजों के लिए काफी ग्रेटफुल है। जो बात यहाँ पर स्टिंग ने कही, पर यहीं पर बात करते हुए रिक फ्लेयर ने कहा कि रिक फ्लेयर ने स्टिंग को नहीं बनाया, स्टिंग ने अपने आप को बनाया है। रिक फ्लेयर तो स्टिंग के रास्ते की सिर्फ एक माइलस्टोन थे, और स्टिंग की जर्नी खत्म होने तक रिक फ्लेयर स्टिंग के साथ रहने वाले हैं। जो बात यहाँ पर रिक फ्लेयर ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे जब कैपिटल कोलिजियम के अंदर स्टिंग अपना आखिरी रिटायरमेंट मैच रेसल करते हैं तो वहाँ पर रिक फ्लेयर क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट का एक और गोल्ड ग्रुप का मैच देखने को मिला, जहां पर रूज मार्क ब्रिस्को को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो इस मैच के अंदर दोनों ही सुपरस्टार्स एक लॉस के साथ आए थे, इसलिए जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही दोनों ने एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और दोनों ही सुपरस्टार्स ये मैच की शुरुआत से ये मैच जीतने के लिए जा रहे थे। जिस बीच हमें इस मैच के अंदर मार्क ब्रिस्को और रूज दोनों की तरफ से कुछ जबरदस्त मूव्स देखने को मिले, और ये दोनों ही इस मैच के अंदर एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, जो देख
देखकर लग रहा था कि मानो ये दोनों ही मैच जीतने के लिए हर एक चीज कर सकते हैं। जिस बीच मार्क ब्रिस्को ने रूश पर अपना फिनिशर भी लगा दिया, पर फिर भी रूश ने किक आउट कर दिया और आउट ऑफ नोवेयर मार्क ब्रिस्को पर अपना फिनिशर द हॉर्स लगाकर सरप्राइजिंगली यहाँ पर मार्क ब्रिस्को को पिन कर रूश ने ये मैच जीत लिया है और रूश ने इस टूर्नामेंट के अंदर अपने फर्स्ट 3 पॉइंट स्कोर कर लिए हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी मार्क ब्रिस्को के साथ क्या होता है, क्योंकि वो लगातार 2 मैचेस हार चुके हैं। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर टोनी स्टॉर्म का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर मरिया में और लूथर के साथ चिल कर रही थी। पर इतने में यहाँ पर आरजे सिटी आ गए और टोनी स्टॉर्म से बात करते हुए आरजे सिटी ने टोनी स्टॉर्म को बताया कि AEW मैनेजमेंट चाहता है कि टोनी स्टॉर्म अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करे और इसीलिए नेक्स्ट वीक टोनी स्टॉर्म का डायनामाइट शो पर एक मैच होने वाला है। जो बात यहाँ पर आरजे सिटी ने टोनी स्टॉर्म को बताई और ये बातें सुनकर एक तरीके से टोनी स्टॉर्म काफी नाराज थी। तो देखना पड़ेगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर MJF आते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर MJF अपनी छड़ी के साथ चल रहे थे और जैसे ही MJF रिंग के अंदर आए वैसे यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि देखा जाए तो रियल लाइफ में MJF समोआ जो की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते, पर जब बात आती है बिजनेस की तो MJF समोआ जो की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि समोआ जो इस रेसलिंग के अंदर पैसे के लिए नहीं आए बल्कि वो इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें इस बिजनेस से प्यार है। जो बातें कहकर एक तरीके से यहाँ पर MJF ने CM पंक पर एक शॉट ले लिया, क्योंकि WWE के अंदर अपने प्रोमो में CM पंक ने कहा था कि वो इस बिजनेस के अंदर पैसे के लिए आए हैं। पर यहीं पर आगे बात करते हुए MJF ने कहा कि समोआ जो एक काफी खतरनाक सुपरस्टार है, जिन्होंने इस रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपने पोटेंशियल से आगे बढ़कर परफॉर्म किया है, पर WWE ने कभी ये नहीं देखा और WWE ने कभी समोआ जो को अपनी कंपनी के अंदर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनाया। जो बातें कहकर MJF ने डायरेक्टली यहाँ पर WWE का नाम लेकर उन्हें रोस्ट कर दिया और यहीं पर आगे बात करते हुए MJF ने कहा कि समोआ जो एक काफी जबरदस्त सुपरस्टार है। पर समोआ जो एक बात सुन ले कि MJF ने आज तक जिसकी सुपरस्टार खिलाफ अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड की है उसके खिलाफ MJF जीते ही है। पर MJF अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं कि वो समोआ जो के सामने सर्वाइव कर पाए। पर अगर समोआ जो को MJF की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चाहिए तो समोआ जो को MJF को मार डालना पड़ेगा। पर समोआ जो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी MJF के लेवल के ऊपर नहीं है। जो बात यहाँ पर MJF ने कही और यहाँ पर MJF ने अपने पैरों से अपनी छड़ी तोड़ दी, यानी कि हम समझ सकते थे कि शायद MJF यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। पर इतने में सरप्राइजिंगली सभी लाइट्स ऑफ हुई और गाइस जैसे ही लाइट्स वापस आई वैसे ही हमने देखा कि जिसने डेविल मास्क चुराया है उसने यहाँ पर MJF पर अटैक करने के लिए आदमी भेजे थे और यहाँ पर ये आदमी MJF पर अटैक करते इससे पहले यहाँ पर समोआ जो आ गए, जिन्होंने इन सब पर अटैक कर MJF को बचा लिया। लेकिन उतने में फिर एक बार लाइट्स ऑफ हो गई और टेडेंट्रॉन स्क्रीन पर आया कि डेविल मास्क पहना हुआ आदमी चाहता है कि MJF और समोआ जो अपने आप को प्रूव करे और वो भी एक टैग टीम मैच के अंदर और वो भी द डेविल के आदमियों के खिलाफ। जो एक तरीके का चैलेंज यहाँ पर स्क्रीन पर डायरेक्टली वर्ड्स के थ्रू उस मास्क चुराने वाले सुपरस्टार ने थ्रो किया और यहाँ पर समोआ जो चाहते थे कि MJF चैलेंज एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि समोआ जो को वर्ल्ड एंड पे पर व्यू पर MJF 100% चाहिए थे। पर MJF के दिमाग में और ही खिचड़ी पक रही थी, क्योंकि MJF को पता था कि वर्ल्ड एंड पे पर व्यू तक समोआ जो तो MJF पर कोई आँच नहीं आने देंगे। इसीलिए अगर MJF को डेविल मास्क पहने हुए आदमी के खिलाफ जाना है तो फिर समोआ जो MJF की मदद जरूर करेंगे। ये सोचकर सरप्राइजिंगली यहाँ पर MJF ने डेविल मास्क पहने हुए आदमी का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। जो देखकर समोआ जो तो काफी नाराज थे, क्योंकि अब समोआ जो को उस मैच के अंदर डेविल मास्क पहने हुए आदमी के साथ रेसल तो करना पड़ेगा, पर MJF को भी बचाना पड़ेगा। पर MJF ने समोआ जो से कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और MJF यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि MJF ने यहाँ पर एक काफी बड़ी चाल चली है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मैं देखकर काफी सरप्राइज था। पर इसके बाद में AEW की कमेंट्री टीम भी ये कहती हुई दिखाई दी कि AEW के टेक्नीशियंस भी यहाँ पर जानने में लगे हुए हैं कि डेविल मास्क पहना हुआ आदमी कौन है, क्योंकि वो AEW की प्रोग्रामिंग के साथ काफी ज्यादा छेड़छाड़ कर रहा है और ये AEW टेक्नीशियंस को पसंद नहीं आ रहा। जो बातें कहकर यहाँ पर AEW इस स्टोरी लाइन के अंदर और ज्यादा रियलिज्म दिखा रही है कि कैसे AEW के टेक्नीशियंस भी अब इस डेविल मास्क पहने हुए आदमी के पीछे जा रहे हैं, जो चीज मुझे काफी बढ़िया चीज लगी। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर वार्डलो अपने 1-on-1 मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए, जहां पर उनका मैच AR फॉक्स के खिलाफ होने वाला था। पर इस मैच से पहले ही AR फॉक्स ने वार्डलो पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर AR फॉक्स के किसी भी अटैक का वार्डलो पर कुछ असर नहीं हो रहा था और फाइनली वार्डलो ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर AR फॉक्स पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और उन पर लगातार 2 पावर बम लगाकर उन पर एक सेंटॉन भी लगा दिया। लेकिन आखिरकार यहाँ पर वार्डलो ने AR फॉक्स पर अंडरटेकर की लास्ट टाइम जैसा एक पावर बम लगा दिया, जिसके बाद AR फॉक्स तो यहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे थे और यहाँ पर फिर एक बार रेफरी स्टॉपेज के चलते वार्डलो ने यह मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी वार्डलो के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर द हार्डी बॉयज और ब्रदर्स एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर टॉप फ्लाइट और एक्शन आंद्रेटी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर कुछ हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स के बीच में एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर डांटे मार्टिन ने इस मैच के अंदर अपना रिटर्न किया और डांटे मार्टिन की भी इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही और यहाँ पर टॉप फ्लाइट को अपने आइडल्स यानी कि हार्डीज के खिलाफ जाने के लिए मौका मिल रहा था। जिस स्टोरी के साथ ये मैच
मैच भी काफी जबरदस्त चला, जिस मैच के अंदर हार्डीज की परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त रही और मुझे लग रहा था कि प्रोबेबली यहाँ पर हार्डीज ये मैच जीत सकते हैं। पर गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच के आखिर में टॉप फ्लाइट ने हार्डीज को रिंग के बाहर कर दिया और इनके अंदर ब्रदर जे पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर टॉप फ्लाइट ने मैच जीत लिया है, जहां पर उनके रिटर्न के बाद उनके लिए काफी बड़ी विक्ट्री थी। लेकिन गाइस हार्डीज ये मैच हार गए हैं, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज हूँ और मुझे देखना है कि टोनी खान हार्डीज को इस तरीके से क्यों बुक कर रहे हैं, क्योंकि द हार्डीज सच में AEW की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम है। तो देखते हैं कि हार्डीज के दिन कब बदलते हैं। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में डायरेक्टली टॉप फ्लाइट और एक्शन आंद्रेटी का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर रेने पैकेट डांटे मार्टिन से पूछ रही थी कि उनका पैर कैसा है। पर इतने में यहाँ पर पेंटा आ गए, जिन्होंने की ओरिजिनली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर डांटे मार्टिन को इंजोर्ड किया था और यहाँ पर आकर पेंटा ने डांटे मार्टिन से कहा कि वो 3 है और पेंटा के पास भी 3 लोग हैं, जो कहकर एक तरीके से यहाँ पर पेंटा ने डांटे मार्टिन को एक 6 मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है और क्या डांटे मार्टिन पेंटा से अपना बदला ले पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर जूलिया हार्ट हमें अपनी TBS वुमेन्स चैंपियनशिप एक हाउस रूल्स मैच के अंदर इमी साकुरा के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी और गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर मैच की शुरुआत से जूलिया हार्ट इमी साकुरा पर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी, पर इमी साकुरा ने भी फाइट बैक किया और हमें इस मैच के अंदर भी काफी शानदार बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला, जहां पर हाउस रूल्स का एडवांटेज उठाकर दोनों ही इमी साकुरा और जूलिया हार्ट इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी। और ऐसे में जब इमी साकुरा इस मैच के आखिर में जूलिया हार्ट पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई तो इसे रिवर्स कर जूलिया हार्ट ने अपनी फिनिशर सबमिशन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। पर गाइस हाउस रूल्स के अंदर यहाँ पर सबमिशंस नहीं होने थे, जो देखकर जूलिया हार्ट ने फाइनली यहाँ पर इमी साकुरा पर अपना दूसरा फिनिशर यानी कि द मून सॉल्ट लगा दिया और इमी साकुरा को पिन कर जूलिया हार्ट ने मैच जीतकर अपनी TBS वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन कर ली। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी उनकी TBS वुमेन्स चैंपियनशिप के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि RJ-City बैकस्टेज में मरिया मे का इंटरव्यू ले रहे थे और यहीं पर बात करते हुए मरिया मे कह रही थी कि मरिया मे काफी टैलेंटेड है, लेकिन अब तक उन्हें AEW के अंदर अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला। पर वो RJ-City के लिए काफी थैंकफुल है, क्योंकि RJ-City ने उन्हें टोनी से मिलाया है, जिस पर RJ-City ने कहा कि RJ-City AEW के अंदर टोनी को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो डायरेक्टली उनके लॉकर रूम के अंदर जा सकती है, जो बात यहाँ पर RJ-City ने कही। और यहाँ पर मरिया मे फिर एक बार टोनी के लॉकर रूम के अंदर जा रही थी और मुझे लगा कि ये टोनी स्टॉर्म होगी, पर गाइस सरप्राइजिंगली ये टोनी खान थे, जिनके ऑफिस के अंदर मरिया मे गई। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी मरिया मे के साथ क्या होता है और यहाँ पर मरिया मे और टोनी खान के बीच में क्या बातचीत हुई है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर क्रिश्चियन केज आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर उनके साथ कुछ सिक्योरिटी भी थी, जो देखकर लग रहा था कुछ ऐसे रैंडम पीपल थे। और यहीं पर रिंग के अंदर आकर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज यहाँ पर एडम कोपलन यानी कि एज से कुछ बात करना चाहते हैं और क्रिश्चियन केज चाहते हैं केज रिंग के अंदर आए। पर क्रिश्चियन केज के काफी बार बुलाने के बाद भी एज रिंग के अंदर नहीं आ रहे थे, जो देखकर क्रिश्चियन केज काफी डिसअपॉइंट हो रहे थे। पर आखिरकार एज यहाँ पर आ गए और जैसे एज रिंग के अंदर आए वैसे वो क्रिश्चियन केज की तरफ जा रहे थे, पर सिक्योरिटीज ने एज को रोक लिया, जो देखकर क्रिश्चियन केज ने बात करते हुए कहा कि क्रिश्चियन केज ने सिक्योरिटी नहीं बुलाई, यहाँ पर AEW मैनेजमेंट का आइडिया था, पर क्रिश्चियन केज चाहते हैं कि सिक्योरिटी रिंग छोड़कर चली जाए, जिसके बाद सिक्योरिटी तो यहाँ चली गई। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने एज से कहा कि क्रिश्चियन केज यहाँ पर एज को बताना चाहते हैं केज ने जो उनके लिए चैलेंज थ्रो किया है उसका आंसर है नो। और अगर एज को ऐसा लग रहा है कि क्रिश्चियन केज के पास लुचासुरस या फिर निक वेन नहीं है, इसीलिए क्रिश्चियन केज मैच रेसल नहीं करने वाले, तो ऐसा नहीं है। जो बातें कहकर एक्सीडेंटली यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने किल स्विच को लुचासुरस कह दिया था, जो स्टोरी के अंदर एक काफी बढ़िया डिटेल थी। लेकिन यहीं पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि वो एज के खिलाफ इसलिए रेसल नहीं करने वाले क्योंकि वो अकेले है, बल्कि उसका रीजन कुछ और ही है, क्योंकि जब लास्ट वीक एज ने लुचासुरस पर अटैक किया था और ये देखकर क्रिश्चियन केज काफी सैड थे और वो अपने कार के अंदर घर जा रहे थे, तब क्रिश्चियन केज ने इसके बारे में काफी ज्यादा सोचा और यहाँ पर क्रिश्चियन केज को अपनी पुरानी याद आई। वो यादें जब क्रिश्चियन केज और एज इस रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर नए आए थे और वो दोनों क्रिश्चियन केज की मॉम की कार लेकर टाउन टू टाउन जाकर रेसल कर रहे थे। और ये चीजें याद आने के बाद क्रिश्चियन केज को एज और अपनी दोस्ती याद आई और एक कहकर क्रिश्चियन केज ने फाइनली वो लाइन कही जो मैं यहाँ पर क्रिश्चियन केज के मुंह से सुनना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने एज से कहा कि क्रिश्चियन केज को याद है कि एज के फादर नहीं थे, और ये सुनते ही एज काफी गुस्सा हो गए। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज यहाँ पर एज के फादर नहीं बनने वाले, क्योंकि क्रिश्चियन केज और एज ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे और एक तरीके से एक दूसरे के भाई है। और क्रिश्चियन केज को याद है कि एज के फादर बचपन में ही जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी क्रिश्चियन केज के फादर ने एज को अपने बेटे की तरह संभाला और उन्होंने एज को उतना ही प्यार दिया जितना कि उन्होंने क्रिश्चियन केज को दिया था। और कुछ महीने पहले एज की मॉम भी गुजर चुकी है, जो बातें क्रिश्चियन केज कह रहे थे और ये देखकर लग रहा था क्रिश्चियन केज यहाँ पर काफी पर्सनल हो रहे हैं, क्योंकि जब क्रिश्चियन केज ने एज की मॉम का नाम लिया तब यहाँ पर एज काफी इमोशनल हो रहे थे और लग रहा था कि एज रो देंगे। लेकिन यहीं पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि एज के मॉम की आखिरी इच्छा थी कि एज और क्रिश्चियन केज फिर एक बार एक टैग टीम के अंदर काम करे और उन्हें परफॉर्म करता देखे।
और अनफॉर्चुनेटली वो तब इन दोनों को साथ में काम करते हुए नहीं देख पाए। लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियन केज चाहते हैं कि ये दोनों अब साथ मिलकर काम करे, जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही। और ये सुनकर एज काफी इमोशनल हो चुके थे और लग रहा था कि एज यहाँ पर क्रिश्चियन केज के साथ एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहीं पर क्रिश्चियन केज TNT चैंपियनशिप लेकर एज पर अटैक करने के लिए गए, पर एज ने क्रिश्चियन केज पर एक लो ब्लो लगा दिया और माइक लेकर क्रिश्चियन केज से बात करते हुए कहा कि केज कितनी भी चालें चल ले, एज अब क्रिश्चियन केज की चुंगल के अंदर नहीं फंसेंगे। और यहाँ पर एज उन्हें बताना चाहते हैं कि वो TNT चैंपियनशिप के साथ जो करना चाहे वो कर ले, क्योंकि आखिरकार एज ये चैंपियनशिप लेने वाले हैं। और एक और बात कि क्रिश्चियन गो एफ योरसेल्फ, जो बात यहाँ पर एज ने कही और एक कहकर एज यहाँ चले गए, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड काफी खुश था। यानी कि अब फाइनली ये मैच ऑन हो चुका है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब एज और क्रिश्चियन केज एक 1-on-1 मैच के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं तो ये मैच इतना जबरदस्त होता है। पर गाइस सच में ये सेगमेंट काफी जबरदस्त था। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का गोल्ड ग्रुप का एक और मैच देखने को मिला, जहाँ पर जे व्हाइट स्वर्व स्ट्रिकलैंड को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के शुरुआत से ही ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और मैच की शुरुआत से ही इस मैच के अंदर दोनों स्टार्स ने एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और दोनों की रेसलिंग स्टाइल बिल्कुल सेम ही है, इसलिए मैच देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था। और पूरा का पूरा क्राउड इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर काफी इन्वेस्ट था, जहां पर इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए स्वर्व ने जे व्हाइट के हाथ को काफी बुरी तरीके से ट्विस्ट कर दिया और इस चीज का फायदा उठाकर जे व्हाइट पर अपनी सिग्नेचर किक लगाकर स्वर्व ने जे व्हाइट पर अपना फिनिशर यानी कि स्वर्व स्टॉम्प लगा दिया। पर फिर भी जे व्हाइट ने किक आउट कर दिया, जिस पॉइंट तक इस मैच के अंदर दिस इज ऑसम फाइट फॉर योर होली शिट और हर तरीके के चैंट्स लग रहे थे। पर जैसे ही स्वर्व खड़े हुए वैसे ही जे व्हाइट ने स्वर्व पर अपना फिनिशर ब्लेड रनर लगा दिया। लेकिन स्वर्व अपने मोमेंटम के चलते रिंग के बाहर गए, जिससे कि जे व्हाइट यहाँ पर स्वर्व को पिन नहीं कर पाए। पर जैसे ही स्वर्व रिंग के अंदर आए वैसे ही जे व्हाइट फिर एक बार स्वर्व पर अपना फिनिशर ब्लेड रनर लगाने के लिए गए, पर स्वर्व ने इसे काफी शानदार तरीके से एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो कि जे व्हाइट नहीं समझ पाए। और यहाँ पर एक तरीके से स्वर्व ने जे व्हाइट को हरा दिया है और स्वर्व को यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, जो रिजल्ट देखकर जे व्हाइट भी यहाँ पर काफी शॉक थे कि वो ये मैच हार गए हैं। और मैं भी काफी सरप्राइज था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रोबेबली ये मैच एक ड्रॉ के अंदर खत्म हो सकता है। लेकिन फाइनली यहाँ पर स्वर्व ये मैच जीत चुके हैं और ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जिस शो पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस फिर एक बार मुझे इस वीक का डायनामाइट शो काफी पसंद आया है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?